क्या नरेंद्र मोदी धांधली करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किसी देश की डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन पिलर होता है वो होता है वोट देने का अधिकार। लेकिन क्या होगा अगर आपसे वोट देने का ये अधिकार ही छीन लिया जाए? आपको लगे कि आपने वोट दिया है जबकि पीछे कुछ और ही खेल चल रहा हो कि कैसी डेमोक्रेसी और कैसे इलेक्शंस। अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो इशू उठाया है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। देश में अलग अलग जगह वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी धांधली करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या जिस सिस्टम पर भरोसा करके हम वोट डालने जाते हैं वो सिस्टम वाकई में ईमानदारी से अपना काम कर रहा है या नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन देश के साथ ईमानदार है या बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन फ्रॉड कर रहा है और देश को धोखा दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में सच में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नरेंद्र मोदी धांधली करके इलीगल तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सात अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और जहां भी ये वोटर्स वोट करते हैं वहां वोट बीजेपी को जाते हैं। उन्होंने इस सिस्टमेटिक फ्रॉड के 5 तरीके बताए जिनसे ये सब किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक वोटर का नाम लिस्ट में कई जगह पर है। दूसरा, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस ही नहीं है या हाउस नंबर 0। तीसरा, एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु में एक ही एड्रेस के एक सिंगल रूम में 80 वोटर्स पाए गए। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका या तो फोटो ही नहीं है या फिर फोटो इतना छोटा है जिससे कि वोटर का फेस सही से देखा ही नहीं जा सकता। पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र 70 साल या उससे भी ज़्यादा है लेकिन उन्हें फर्स्ट टाइम वोटर्स के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। ये 70 साल उम्र के फर्स्ट टाइम वोटर्स। इसके अलावा फादर्स नेम में रैंडम अल्फ़ाबेट्स, जैसे किसी का फादर्स नेम है DFOIGOIDF। अब सोच कर देखिए, क्या ऐसा फादर्स नेम हो सकता है किसी का? राहुल गांधी ने अपने क्लेम्स को सही साबित करने के लिए कर्नाटका की महादेवापुरा असेंबली सीट का एग्जाम्पल लिया था। इस अकेली सीट पर 1,250 फर्जी वोटर्स देखे गए, लेकिन इसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सारे एलिगेशंस फेक और मिसलीडिंग हैं और अगर राहुल गांधी को सच में लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उन्हें एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेनी होगी। इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की ओर से जांच शुरू होगी। मतलब क्या मजाक बना रखा है देश का। इलेक्शन कमीशन की जांच का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया टुडे ने एक ही रूम में 80 वोटर्स के होने की जांच करी और जांच में ये दावा सही पाया गया। और इस घर का ऑनर है जयाराम रेड्डी, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गोदी मीडिया ने भी अपना फैक्ट चेक करने की कोशिश की। वैसे इसे फैक्ट चेक तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं। न्यूज़ 18 की जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत ने लाइव शो के दौरान वोटर आदित्य श्रीवास्तव का एग्जाम्पल देकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इनका डेटा सर्च किया। चलिए पहले ये वीडियो ही देख लेते हैं। तो मैं जरा लाइव आप लोगों की शक्ति भाई, ये देखिए, ये है इलेक्टोरल रोल इलेक्शन आदित्य श्रीवास्तव। उसका EPIC नंबर है नो रिजल्ट फाउंड सर। महाराष्ट्र में आदित्य श्रीवास्तव नहीं है, वो पाए गए यूपी में 5। ठीक है, चलिए सर्च करते हैं, नो रिजल्ट फाउंड सर। अब मैं जाती हूँ आदित्य को ढूंढने के लिए कर्नाटक में। हैं ओ वंडरफुल सर, यहाँ पर है 040 आदित्य श्रीवास्तव। ये पाए गए हैं कर्नाटका के वोटर। देखा आपने, इनका कोई रिकॉर्ड ना तो महाराष्ट्र में है और ना ही उत्तर प्रदेश में। इनका नाम सिर्फ एक जगह पर है, कर्नाटका के महादेवापुरा असेंबली में। यानी राहुल गांधी के डुप्लीकेट वोटर्स का ये जो क्लेम है ये गलत साबित हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ऑल्ट न्यूज़ का फैक्ट चेक करने के लिए। असल में अगर हमें इलेक्टोरल रोल्स को सही ढंग से एनालाइज करना है तो इसका प्रॉपर तरीका होता है इस वेबसाइट पर जाकर इलेक्टोरल रोल की PDF डाउनलोड करना और फिर लिस्ट में नाम सर्च करना। जबकि रूबिका लियाकत ने, माफ़ कीजिए, जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत ने इस वेबसाइट का यूज़ किया था। चलिए एक बार इस वेबसाइट से खुद ही चेक कर लेते हैं और एग्जाम्पल भी आदित्य श्रीवास्तव का लेते हैं जिनका डेटा इन महान पत्रकार ने चेक किया था।
इसके लिए सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इस PDF को डाउनलोड करना है। यही सेम स्टेप्स हमें महाराष्ट्र और कर्नाटका के लिए भी फॉलो करने हैं। बस डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस तरह ये चारों PDF हमारे पास आ जाएंगी। इन PDF में उत्तर प्रदेश के PDF में पेज नंबर 23, महाराष्ट्र पेज नंबर 35, कर्नाटका पेज नंबर 45 और कर्नाटका में ही एक दूसरी जगह पेज नंबर 25 पर देखिए। इन चारों जगहों पर आप साफ तौर पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम देख सकते हैं और इनका एपिक नंबर भी देख सकते हैं। चारों में एक ही एपिक नंबर है, यानी ये एक ही आदित्य श्रीवास्तव हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में 4 अलग अलग जगहों पर है। अगर आप चाहें तो खुद भी ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सोच कर देखिए क्या वजह है जो ये गोदी मीडिया अपने देश के लोगों से भी सच्चाई छिपा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर कम से कम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो देश और देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो? खैर, गोदी मीडिया और अंधभक्तों को तो कुछ भी बताना बेकार है। इससे समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। इनको बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वैसे अगर हम इलेक्शन फ्रॉड की बात करें तो ये कोई नई चीज नहीं है। पहले भी इस तरह के कई एलिगेशंस लगते रहे हैं। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने भी कहा था कि इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है। 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन फ्रॉड और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसके अलावा अलग अलग जगह ऐसे दावे लगातार देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी कई साल पहले, साल 1971, उस समय इलेक्शन बैलेट पेपर्स पर होते थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है और इलेक्शंस अनफेयर तरीके से जीता है। कुछ थ्योरीज तो ये तक कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बैलेट पेपर्स पर एक ऐसी स्पेशल इनविजिबल इंक का यूज किया गया है जिससे 72 घंटों बाद ओरिजिनल वोटर मार्क गायब हो जाता है और कांग्रेस पार्टी का सिंबल दिखाई देने लगता है। ये एलिगेशंस इतने सीरियस थे कि कई हाई कोर्ट्स और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कोई एविडेंस न मिल पाने की वजह से कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया। लेकिन बाद में अपनी कैंपेन में गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने के आरोप में 12 जून साल 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा के वर्डिक्ट में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का दोषी पाया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। ये उस वक्त का एक बहुत ही साहसिक फैसला था। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने के लिए। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ इंदिरा गांधी अगली हेयरिंग तक प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हैं। इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और फिर अगले ही दिन 25 जून 1975 की रात को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। वैसे तो इमरजेंसी के कुछ दूसरे अंडरलाइंग रीजंस भी थे जिन पर किसी और वीडियो में डिटेल में बात की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, देश में इलेक्शन में धांधली के आरोप कोई नए नहीं है। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी इलेक्टोरल रोल्स पर, लेकिन इस बार बीजेपी पर इलेक्शन फ्रॉड को लेकर जो आरोप लगे हैं वो इंडिया की हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े इलेक्शन फ्रॉड कहे जा सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन फ्रॉड इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं आने वाले बिहार चुनाव की। बिहार में इस समय इलेक्शन कमीशन ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR के तहत मतदान सूची को बड़े पैमाने पर रिवाइज किया जा रहा है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कई ऑपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट का कहना है कि इस प्रोसेस के बहाने सही वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और फेक वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि रूलिंग पार्टी के फेवर में वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हजारों लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो रहे हैं और क्यों अचानक घोस्ट वोटर्स क्रिएट हो रहे हैं। इस प्रोसेस के तहत लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं और इनकी लिस्ट
बाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर पब्लिश की गई। इसी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है SIR में उन 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार को भी शामिल किया जाए ताकि इस प्रोसेस को वोटर फ्रेंडली बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसमें कुछ वोटर्स या तो ऐसे हैं जो परमानेंटली किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। इस वीडियो को देखिए, राहुल गांधी जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो असल में मरे हुए लोग हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, ये कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें और इन जैसे कई वोटर्स को मरा हुआ घोषित कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई ऐसे वोटर्स पाए गए हैं जो जिंदा हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो वे मर चुके हैं। बिहार में चल रहे इस SIR प्रोसेस की गलतियां और मिसमैनेजमेंट को उजागर करने के लिए अजीत अंजुम ने बाकायदा वीडियो रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वजह से उन पर FIR दर्ज कर ली गई। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यानी बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर जो जैसा चल रहा है चलने दो, आवाज़ उठाओगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, 8 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डली हुई थी, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को उन्होंने वोटर लिस्ट को अचानक से हटा लिया और बदले में उसकी स्कैन कॉपी डाल दी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जो डिजिटल कॉपी होती है उसमें किसी भी नाम को कंप्यूटर में आसानी से सर्च किया जा सकता है, जबकि स्कैन्ड कॉपी में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें किसी नाम को सर्च करने के लिए आपको हज़ारों पेजेस को एक एक करके नाम को सर्च करना होगा। सोचिए किन नेक इरादों के साथ इलेक्शन कमीशन ने यह सब किया होगा। क्या आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार, जो फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस अहम पद पर पहुंचे कैसे हैं? इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय के सचिव थे और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते थे। यानी सीधे सीधे ये माना जा सकता है कि वे गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं। पहले भारत में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था, लेकिन साल 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आती है जिसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इतने लंबे चौड़े नाम का ये लॉ, इससे इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। अब सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जनरली होम मिनिस्टर, और लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इस नए लॉ से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट पॉसिबल हो पाया जो पहले इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं थे। और फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ। ज्ञानेश कुमार, जो ना तो इलेक्शन कमिश्नर थे और ना ही इलेक्शन कमीशन में किसी पद पर थे, उन्हें देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। यानी एक ऐसे इंसान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया जिसका पहले इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था और जो पहले अमित शाह के अंडर में काम कर चुके हैं। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो फाइनली 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया कि इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगने पर जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया तो बीजेपी के अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट क्यों नहीं मांगा गया, तो देखिए उनका जवाब क्या था। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। इनका अंदाज देखिए, बिल्कुल प्रोफेशनल वाला।
जहां कांग्रेस को एक विधानसभा क्षेत्र के डेटा को एनालाइज करने में लगभग 6 महीनों का समय लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी गई थी और एक एक कागज को मैन्युअली चेक किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा क्षेत्रों का डाटा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद कहां से मिल गया? क्या इलेक्शन कमीशन ने अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी थी? क्योंकि इतने कम समय में 6 लोकसभा क्षेत्रों का डाटा मैन्युअली एनालाइज करना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही हमें दे सकता है। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। और अगर ऐसे आरोप लगाने पर राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? अनुराग ठाकुर, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हाँ, ये वही अनुराग ठाकुर हैं। असल में मैं जब भी अनुराग ठाकुर का नाम सुनता हूँ तो उनकी ये देश में एकता और भाईचारा बढ़ाने वाली देश प्रेमी तस्वीर मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है। वैसे इलेक्शन कमीशन के राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में इलेक्शन फ्रॉड को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट ईसीआई को दिए थे। इस पर ईसीआई का कहना था कि उन्हें ये एफिडेविट नहीं मिले। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग से ही एफिडेविट की मांग कर दी। जब ईसीआई से हाउस नंबर 0 के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं या जिनके पास घर नहीं है उनका हाउस नंबर 0 लिखा जाएगा। किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहाँ रहते हैं। एक और सवाल, जहां वोटर लिस्ट में हेर फेर के आरोप लगे हैं वहां की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? जवाब सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अगर प्राइवेसी का इतना ही ख्याल है तो सीसीटीवी लगाए ही क्यों हैं? हटा दो हर जगह से। बच्चा जानता है कि सीसीटीवी इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई घटना होने पर या किसी तरह का कोई आरोप लगाने पर उसकी जांच की जा सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शायद शो पीस के तौर पर इनको लगा रखा है। सीसीटीवी से याद आया छत्तीसगढ़ के मेयर के चुनाव, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में अनिल मसीह का बैलेट पेपर्स के साथ टेम्परिंग का वीडियो खूब वायरल हुआ था। पहले वहां बीजेपी कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद जब धांधली का पता चला तो आप कैंडिडेट को विनर पाया गया। सोचिए कितना अहम हो सकता है सीसीटीवी फुटेज ये पता लगाने के लिए कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। लेकिन ईसीआई के सामने माताओं बहनों का सवाल है। पहला सवाल, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी गई? इसके जवाब में देखिए गणेश जी, मशीन रीडेबल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने लग गए और असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब डुप्लीकेट वोटर्स का सवाल किया गया उसमें भी गोलमोल जवाब दिया। मतदाता सूची और मतदान में अंतर बताने लगे। मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? एक और सवाल पूछा गया कि 22 लाख वोटर्स जिनको इलेक्शन कमीशन ने मरा हुआ घोषित कर दिया, उनमें से हाल ही में कितने लोगों की डेथ हुई है, उनकी डिटेल्स क्यों नहीं दी जाती? अगर इसमें पुरानी डेथ्स भी शामिल हैं तो उन नामों को इतना लेट डिलीट क्यों किया जा रहा है? और अगर ये हाल ही में हुई मौतें हैं तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि इतनी डेथ्स तो कोविड-19 की वजह से पूरे देश भर में नहीं हुई थी, जिससे कई गुना ज़्यादा बिहार में कुछ महीनों में हो गई। कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है
तो वो इंफॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करें, क्योंकि इतने सारे सबूत देखकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इलेक्शंस में फ्रॉड या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। ये इशू कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, बल्कि ये इशू हमारे पूरे देश का है और देश के हर नागरिक का। एक नागरिक का काम सिर्फ वोट देना नहीं होता। डेमोक्रेसी तभी बच पाएगी जब सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत में चुनाव 100% फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? अपना जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं।